सर्वप्रथम पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेवा देने के अनंतर संप्रति मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी सेवा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रसन्नता की बात है कि ये साहित्य अकादमी के संस्कृत सलाहकार के रूप में इसी हाल ही में मनोनीत किए गए हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज जो मुख्य प्रशिक्षक हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इनके जीवन में, वह है कि इन्होंने अपने श्रम के बदौलत शताधिक छात्रों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया है, मार्गदर्शन किया है, वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। और इनका जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज 5th यूनिट जो है, इसके लिए मार्गदर्शन के लिए इन्हें हमने आमंत्रित किया है। यहाँ पर हमारे छात्रों में जो प्रथम दिन हमने जो प्रारंभ किया था, जिसमें कि कुल 35 यूनिवर्सिटीज के लगभग 200 छात्र थे, आज संस्कृत के अतिरिक्त यहाँ पर हमारे MSc योग डिपार्टमेंट के, इसके अतिरिक्त और भी भिन्न भिन्न विभागों के छात्र यहाँ पर आज प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर हैं। और आज की संख्या 237 और 41 यूनिवर्सिटीज में है, क्योंकि हमारी एक सीमा है संख्या की, इस कारण से हम उन्हें रिकॉर्डिंग जो है उपलब्ध करवाएंगे। तो हम साक्षात आगे बढ़ते हैं और प्रथमतया जो हमारे आज के अतिथि हैं, मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी, इनसे मैं छात्रों के उद्बोधन हेतु मैं निवेदन करता हूं। डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन कुमार झा जी। श्री गुरुभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर रणवीर सिंह सर, इस ज्ञान यज्ञ सत्र के प्रशिक्षक के रूप में, प्रोफेशनल एक्सपर्ट के रूप में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के श्रीमान राहुल मिश्रा जी तथा इस ज्ञान यज्ञ सत्र के सूत्रधार डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जो न केवल यह उनका नूतन प्रकल्प नहीं है, यह प्रकल्प विगत 10 वर्षों से प्रारंभ किए हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई है। मैं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी के इस प्रकल्प से मैं तब से परिचित हूं जब डॉक्टर विपिन कुमार झा जी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के गरली कैंपस में हिमाचल प्रदेश में विद्यमान थे। तभी से यह प्रकल्प संचालित है इनके द्वारा। तथा इस प्रकल्प में आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक प्रणाम करते हुए कुछ अपनी बात आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। मित्रों, जो ट्रेंड व्यक्ति है वही किसी को ट्रेंड कर सकता है। अनट्रेंड जो व्यक्ति है वो किसी को ट्रेन नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर विपिन कुमार झा जी या इस प्रकल्प में जो भी व्याख्याता के रूप में आपका मार्गदर्शन करने के लिए या प्रशिक्षक के रूप में आएंगे, वह निश्चित रूप से यूजीसी नेट को क्वालिफाई किए होंगे और उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वह निश्चित रूप से जो है आपको आपके अभिलक्ष्य तक ले जाएगा। इसमें कोई भी जो है प्रतिपत्ति नहीं हो सकता है। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है
इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र हुआ करते थे, प्रश्न पत्र में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं विगत 10 वर्षों में। पेपर 1 हुआ करता था, पेपर 2 हुआ करता था, पेपर 3 में फिर सेक्शन ए सेक्शन बी हुआ करता था। लेकिन उस परिवर्तन में अगर कुछ अपरिवर्तित रहा है तो वह अपरिवर्तित रहा है पेपर 1। और पेपर 1 सबके लिए जो है अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना आवश्यक है, इसलिए पेपर 1 सबके लिए है। यह पेपर 1 केवल साइंस के लिए या मैथमेटिक्स के लिए या जो है हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है। यह सारे विद्यार्थी जो भी यूजीसी नेट की परीक्षा प्राप्त कर को सफल करना चाहते हैं वह सबके लिए अनिवार्य रूप से है। इस पेपर 1 में जो अपरिवर्तन नहीं हुआ है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आप जो है इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के व्यक्ति हो, आपका जो विकास हो वह जो है सर्वांगीण विकास हो, इसको ऑलराउंडर के रूप में कह सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि इस पेपर को हम टैकल कैसे करें। इस प्रश्न पत्र में जो है 50 प्रश्न होते हैं, 100 मार्क्स हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिविल सर्विसेज में निगेटिव मार्किंग हुआ करती है। लेकिन एक ही घंटे में 50 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 1 घंटे में 50 प्रश्नों के उत्तर देना जो है या हम सबके लिए जो है सबसे जो है वह कह सकते हैं कि कठिन कार्य दिखाई देता है। इसको हम कैसे टैकल करें, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाए, क्या रणनीति हो सकती है, इस पर विचार करना चाहता हूं आप सबके समक्ष। क्योंकि मैं भी जो है जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए का छात्र था तो एमए अपीयरिंग में ही मैं जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। तो इसलिए मैं आप सबके समक्ष जो है अपने जो अपनी स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पेपर 1 को देखा, उसमें कोई परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो स्ट्रेटजी यह है कि जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के विद्यार्थी हो, जिनका मैथ या रीजनिंग वह कमजोर हो, तो प्रश्न स्टार्टिंग जो करनी चाहिए वह स्टार्टिंग करनी चाहिए बैक से। क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो प्रायः जो है या तो मध्य में है या तो अंत में है। इसलिए क्योंकि हमारे पास समयाभाव है, इसलिए आप सभी जो है 50 से 49, 49 से 48, 48 से 47, 47 से 46 पेपर ही अगर आपको पलटना है, बुकलेट को ओपन ही जब करना है, जब ओएमआर सीट को फिलअप कर लेते हैं उसके बाद, तो आप अंत से शुरुआत करिए। क्यों मैं कहना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं, उनकी रीजनिंग कमजोर होती है, उनका मैथ कमजोर होता है। और मैथ और रीजनिंग कमजोर होने से क्या होता है, जब वो लास्ट में जब आते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जब मैथ और रीजनिंग जब दिखाई देता है, उस समय उनके पास रहता है कि अब 10 मिनट बचा हुआ, 15 मिनट बचा हुआ। उनके पास एक मेंटल प्रेशर बनता है कि अरे अब तो समय चला गया, मैं रीजनिंग कैसे करूं, कैसे मैथ करूं। या पैसेज जो प्रश्न होता है, जो पैसेज आते हैं, उन पैसेज के प्रश्नों को हम कैसे टैकल करूं। उनके पास समय नहीं रहता, उस घबराहट में, उस एंजाइटी में वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, इसलिए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमें क्या करना चाहिए, हमें शुरू में जब हम 50 से 49, 49 से 48, 47, 46 इस तरह से जाते हैं तो देखेंगे जो स्टैट्स के जो प्रश्न होते हैं प्रायः वो लास्ट में होते हैं। स्टैट्स का अगर एक क्वेश्चन है उस पर 5 क्वेश्चंस बने होते हैं। एक अगर होता है उसका जो है ब्रीफ तो उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए तो आपके 5 प्रश्नों के उत्तर बन गए। इसी तरह से जो पैसेज होते हैं, अगर पैसेज को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो उस पर 5 प्रश्न प्रायः 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। लेकिन पैसेज पढ़ने का समय लास्ट में नहीं होता है, जब जो है आप 15 मिनट आपके पास समय बचा हुआ है या 20 मिनट का समय बचा हुआ है, उस समय आपके पास प्रेशर होता है। इसी तरह से रीजनिंग का है, बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन को लगाते समय फिर अपना इतना समय खत्म कर देते हैं कि और प्रश्नों के उत्तर का उनका देने का उनके पास समय नहीं रह जाता है। इसलिए रीजनिंग के भी प्रश्न आप एक बार रीजनिंग को देखते हैं, अगर पहली बार में क्लिक होता है तो ठीक है, अगर नहीं क्लिक होता है तो आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए।
फिर बाद में 2-4 प्रश्नों के करने के बाद फिर आप उधर आइए और फिर से उसकी पुनरावृत्ति करिए, देखिए वो क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि रीजनिंग जैसे प्रश्न पर जो है अपना समय जो है बहुत ज्यादा व्यतीत मत करिए। अगर एक बार टिकल हो गया या 2 बार मनन किए टिकल हो गया, 3 बार टिकल हो गया, तो आप बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहिए, लेकिन आगे के जो प्रश्न है उनको करते रहिए। रीजनिंग के बाद जो सारे प्रश्न है उनको करते रहिए। फिर कुछ समय के बाद फिर से वही प्रश्न देख लीजिए रीजनिंग का, फिर अगर नहीं टिकल होता है तो फिर से अगले प्रश्न को शुरू करिए, फिर उसको पढ़िए। इस तरह से अपने समय का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप देखेंगे इससे आपका जब समय मैनेजमेंट हो जाएगा तो आप जो है बहुत ही अच्छे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। जो सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, जो लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, जो ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं, अगर वो फेल्योर होते हैं तो कहीं ना कहीं रीजनिंग और मैथ में फेल्योर होते हैं, क्योंकि उसमें एक रीजनिंग या मैथ के प्रश्नों पर इतना समय दे देते हैं कि उनके पास समय नहीं बचता है और लास्ट में फिर वो होपलेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि शुरू से 50, 49, 48 से जाते समय पहले सारे जो है मैथ के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, और बहुत समय नहीं बर्बाद करना है। एक बार अगर मैथ का प्रश्न का उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं अगर आप आता तो आप अगले प्रश्न को पढ़ते रहिए और अगले प्रश्न को पढ़ते रहिए। कुछ समय के बाद जब समय मिले तो फिर से एक बार उस पर पुनरावृत्ति कर लीजिए, मनन कर लीजिए, जरूर टेकल हो जाएगा। इसी तरह से जो पैसेज का प्रश्न होता है, पैसेज में क्या है कि आप अगर एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं तो अंग्रेजी जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो ट्रांसलेशन होता है, क्वेश्चंस जो बनते हैं ओरिजिनल वो अंग्रेजी में बनते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद होता है, और हिंदी में जो अनुवाद होता है हिंदी भाषा अधिकारी जैसे लोग करते हैं वहां पर जो है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि हिंदी में अर्थ के अनर्थ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए आपको जो मानक है, कभी कभी आपको लगे कि हिंदी में हमें द्वंद्व हो रहा है, हमें प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश का पैसेज जरूर देख लें, इंग्लिश के नेचर को जरूर देख लें, क्योंकि वही प्रमाणिक होता है। तो इस तरह से जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज पढ़ करके अगर देखें, हिंदी का देख लिए तो अंग्रेजी का भी एक बार पैसेज जरूर देख लीजिए। इसके बाद फिर उन पैसेज से आप प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करिए, तो निश्चित रूप से देखेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। पहले ही अटेम्प्ट में आप जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे। और मैं समझता हूं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी बहुत ही ट्रेंड जो है इस क्षेत्र में जो है एक प्रशिक्षक हैं, आपको इस रूप में जो है आपकी ट्रेनिंग देंगे कि निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि आप सब जो है एकदम पहली ही बार में आप लोग इस परीक्षा को टैकल कर लेंगे। और यही नहीं, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का जो व्यक्तित्व है, जो ज्ञान है, वह इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, यह सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं लागू होगा। ये जो इनकी जो ट्रेनिंग है, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, जिनको हम वनडे एग्जाम्स कहते हैं, उन पर भी इंप्लीमेंट होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, जो सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, उनको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि जॉब ओरिएंटेड इनकी स्टडी है। संस्कृत में बेसिकली लिटरेचर में हम सब समस्याओं से ग्रसित हैं कि हम लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन जो है रोजगार परक जो है शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए एक बहुत सारी जनरेशन जो है इस एरिया में नहीं आना चाहती है। तो जिस तरह से डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का ये प्रकल्प है कि बच्चों को इस रूप में ट्रेन किया जाए कि वो जो है ज्ञान के साथ साथ रोजगार को भी प्राप्त कर लें, इस मामले में डॉक्टर विपिन कुमार झा जी बधाई के पात्र हैं। मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूं। और यही नहीं, संस्कृत डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ भी इस प्रकल्प में जो है मेन भूमिका के रूप में, मुख्य भूमिका रूप में डॉक्टर रणवीर सिंह सर जो विभागाध्यक्ष हैं, सर का आशीर्वाद आप सब पर विद्यमान है, हम सब पर है। मैं प्रोफेसर रणवीर सिंह सर को भी जो है बहुत ही तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनके लिए कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि इतना बड़ा प्रकल्प जो है इस रूप में जो है सर कर रहे हैं, जिन आप सब आपके निर्देशन में ही यह कार्य संभव हो रहा है। इसलिए मैं सर को भी तहे दिल से सर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहता हूं कि आप लोग अपने टेम्पो के साथ, आत्मविश्वास के साथ
और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भी इस प्रकोष्ठ पर, जो भी इस पटल पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान का पर मनन करिए, उस पर निधिध्यासन करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। क्योंकि जो पेपर बनाए जाते हैं वो पेपर लगभग जो मॉडल पेपर दिए जाते हैं वो लेटेस्ट होते हैं, 1 या 2 साल के होते हैं, और उन्हीं के जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं के ऑप्शन से फिर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से जो है जितना भी यूजीसी नेट की गाइड्स वगैरह हैं इनको तो पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स जरूर सॉल्व कर लीजिए लेटेस्ट 5 इयर्स के, उस पर कई तरीके से मनन और निधिध्यासन कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आप सब यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि हायर स्टडी के लिए, हायर जॉब के लिए अब मैंडेटरी होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप सभी को तहे दिल से आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करते हुए, और प्रोफेसर रणवीर सिंह सर को जो पहली बार जो है सर से मैं मुखातिब हो रहा हूं, सर के प्रति मैं चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति शम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही नपे तुले शब्दों में क्रक्स के रूप में आपने रख दिया, जो कि टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ साथ वहां पर परीक्षा हॉल की स्ट्रेटजी किस तरह होनी चाहिए, इस पर आपने बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब साक्षात विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि छात्रों को आशीर्वचन दें, और ताकि ये जो अभी प्रकल्प चल रहा है वो बेहतर तरीके से और भी चल सके। महोदय, प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। इस आयोजन में उपस्थित सभी विद्वज्जनों एवं सभी विद्यार्थियों को मेरा अभिवादन। सर्वेभ्यो नमो नमः। आयोजन में उपस्थित डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार, एवं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित डॉक्टर श्री राहुल मिश्रा जी, आप भी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार से संबद्ध हैं और आंग्ल भाषा के विद्वान हैं, और विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो प्रथम पत्र की जो 5th यूनिट है उसके विषय में प्रशिक्षण देंगे। डॉक्टर विपिन कुमार झा जी इस आयोजन के सूत्रधार, संयोजक और समन्वयक। सारा जो कार्यक्रम है इस ज्ञान यज्ञ का, उसका संपूर्ण श्रेय आपको जाता है। और पिछले 10 वर्षों से आप ये कार्यक्रम छात्रों के हित में और बिना किसी स्वार्थ के
केवल परोपकार के लिए तो ये कार्य कर रहे हैं, तो ये अद्भुत कार्य है। और इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपको अपना जो वरद हस्त है वो आपके ऊपर जरूर रखेंगे सर्वदा, और आपको स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। क्योंकि परोपकार के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते परमपिता परमेश्वर। और आज जो आपने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे नवयुवकों के लिए, इस कार्यक्रम की अपरिहार्य आवश्यकता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि विद्यार्थी मूलतः, ये ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान यज्ञ है, विद्या की प्राप्ति के लिए सारा परिश्रम करते हैं, परंतु परिश्रम की सफलता तो तभी है ना जब वो परिश्रम उनके स्थापन में भी कार्य करे, जीवन में उनको स्थापित करे। और जीवन में स्थापना तभी होगी क्योंकि आज तो इतना कंपटीशन का युग है, इतना भारी, आजकल इतनी भारी प्रतियोगिता है, और भगवान की कृपा से हमारे पास नवयुवाओं का इतना विशाल समूह है कि उसमें यदि नवयुवक पूरा मन वचन कर्म से अपने विषय के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होता और उसको सुयोग्य पथ प्रदर्शन नहीं मिलता, तो वो इस युग में सफलता प्राप्त करने में बड़ी उसको कठिनाई हो सकती है। क्योंकि सब जगह इतने परीक्षार्थी और इतना कंपटीशन, तो उसके लिए मार्गदर्शन की अनिवार्य आवश्यकता है। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से देखिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यय विद्यार्थियों का नहीं, तो ये अद्भुत कार्यक्रम है। और मैं इसके लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित जो मार्गदर्शक है डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी, आपने कितना अच्छा, बहुत नपे तुले शब्दों में अपना अनुभव बांटते हुए और बहुत ही एक आपको सफलता का मंत्र दिया कि भाई आप पहले जो 50 प्रश्न है उनको 1 घंटे में किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट उनको करना चाहिए। और डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, वो तो आपको बताएंगे रीजनिंग के बारे में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किस प्रकार से आपने सॉल्व करने हैं। और डॉक्टर विपिन कुमार जी, ये तो अद्भुत विद्वान व्यक्ति हैं, मेरा थोड़े से दिनों से संपर्क है, और जैसे ये हमारे यहाँ आए तो हमने बिना किसी हिचक के, हमें लगा कि भी इस विद्वान व्यक्ति की हमारे विश्वविद्यालय को आवश्यकता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए विश्वविद्यालय में। तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि भाई ये इतना अच्छा कार्यक्रम ये इतने दिनों से चलाते हैं, और हमारे विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम से लाभ होगा। हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और अन्य अन्य विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत साधुवाद का विषय है, और ऐसे परोपकार के लिए कार्य करना अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है, और उसके लिए उसको सद्भावना प्राप्त होती है और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मैं सभी विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं
उनको ये कहना चाहता हूं, संकल्प करें और इस कार्यक्रम से सीख प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके और खूब मेहनत करें और अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ें। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे इस कार्यक्रम के शुरू होने से बहुत ही व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ही हर्ष है कि नवयुवकों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। तो ये बहुत गौरव की बात है और बहुत ही महत्व की भी बात है कि बच्चों को इस प्रकार का, विद्यार्थियों को, नवयुवकों को इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके लिए मैं पुनः इस कार्यक्रम में जो शिक्षक रहेंगे और डॉक्टर विपिन कुमार झा जी जो इसका संयोजन करेंगे, समन्वय करेंगे, इनको बहुत साधुवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि वे ये हमारे विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, जिनको इतने वर्षों का अनुभव है और जो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से इसमें भाग लेंगे और खूब मेहनत भी करेंगे, अच्छी प्रकार से मेहनत करेंगे और ताकि इस कार्यक्रम को सफलता मिले। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत आभार महोदय। वस्तुतः मैं जो कुछ भी यहाँ पर कर रहा हूँ वह आपके ही मार्गदर्शन में, क्योंकि अगर अनुकूल वातावरण न हो तो कोई कितना भी कुछ बेहतर करना चाहे नहीं कर सकता है। आपने हर तरह से मेरा मार्गदर्शन किया है और अगर मैं कुछ कर रहा हूं और विद्यार्थी इतने अगर जुड़ रहे हैं अलग अलग विभागों के, तो निश्चित रूप से ये आपके ही प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव है, जो कि केवल एक पद की गरिमा के कारण नहीं, आपके व्यक्तित्व से भी बहुत सारे छात्र इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपना मार्ग प्रशस्त करें किस तरह से, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। आपका बहुत बहुत आभार। हम अब विलंब न करते हुए साक्षात हम राहुल जी के पास आ रहे हैं और मैं एक बार मध्य में आप दोनों जो यहाँ पर प्रस्तुत रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप दोनों ने बहुत ही व्यस्ततम समय में भी आपने सामने ही मैंने आपको निवेदन किया और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। और सर तो हम व्यस्त थे ही, मैंने कहा जो आप 5 मिनट के लिए ही सही, आप आशीर्वाद देने के लिए आप अवश्य रहें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब निरंतर हम करते हैं कार्यक्रम को। राहुल मिश्रा जी, अब जितने भी छात्र हैं आपके सम्मुख हैं आपके इंटरेक्शन के लिए। अब राहुल मिश्रा जी। सर्वप्रथम जितने भी गुरुजन यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और तत्पश्चात एक और विषय है कि मैं अभी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग का पीएचडी शोधार्थी हूँ। गुरुदेव ने मुझे डॉक्टर की उपाधि दे दी, तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन अभी मैं अंतिम वर्ष में हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। 2018 में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और विगत 3 वर्षों से लगातार एनटीए नेट पेपर 1 के लिए बच्चों को का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारा पेपर 1 है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप सभी को पता है कि नेट का जो एग्जामिनेशन है उसको अब एनटीए 2018 के बाद से कंडक्ट करा रहा है। इसमें 2 पेपर्स मूलतः होते हैं। आदरणीय अनिल प्रताप गिरी सर ने भी बहुत ही संक्षिप्त में सारे विषयों को रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो नया ट्रेंड आया है, जो 2018 के बाद का ट्रेंड है, मैं थोड़ा उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो 2018 के बाद से एनटीए ने एग्जाम को कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब क्या है कि पहले पेपर 1 के लिए अलग समय होता था आपके पास, पेपर 2 के लिए अलग समय होता था। अब 3 घंटे का समय आपके पास होगा, आपके पास स्क्रीन होगी। 3 घंटे में आपको पेपर 1 में आप जितना समय चाहें उतना दे सकते हैं, पेपर 2 में जितना चाहें उतना दे सकते हैं, लेकिन 3 घंटा आपके पास जो है वो अधिकतम है। उस 3 घंटे में आपको पेपर 1, पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। बहुत सारे बच्चे
जो मैथमेटिक्स में थोड़े वीक होते हैं उनका डीआई में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभार जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है वहां पे समय ज्यादा लग जाता है। पेपर 2 वो 1.5 घंटे में कर लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है कि किस प्रकार से आप किस टॉपिक में बहुत अच्छे हैं। अगर आप पेपर 2 में बहुत अच्छे हैं, आप पेपर 2 में ज्यादा समय दें, क्योंकि उधर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ स्थिति में है, तो आप पेपर 1 में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा सर ने भी बताया कि पेपर 1 का पैटर्न बहुत ज्यादा नहीं बदला है। ठीक है, अगर आप 3 4 5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर एक कांस्टेंट तरीके से चल रहा है। बहरहाल इस बार का जो एग्जाम हुआ है, अभी जो दिसंबर में 2021 का पेपर हुआ है, इस बार के एग्जाम में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एनालिटिकल हैं। यानी कि क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डेप्थ में पूछा जाने लग गया है। तो आपको कंसेप्ट की जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो टोटल 10 के 10 यूनिट्स हैं, 10 इकाइयां हैं पेपर 1 में, उसमें करीब 8 यूनिट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, 2 हमारा मैथमेटिकल पोर्शन है। मैथमेटिकल से मेरा मतलब है एक हमारा रीजनिंग हो गया और एक हमारा है डेटा इंटरप्रिटेशन। 5 क्वेश्चन डीआई से कंफर्म है, श्योर एंड सर्टन है। निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन आपका डीआई का रहता ही रहता है और 5 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के रहते हैं। इसके अलावा कई बारी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टीचिंग से, 5 रिसर्च से, ये ऊपर नीचे हो सकता है। इस बार भी अगर आप 2021 के नेट की बात करें तो कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जैसे कंप्यूटर की बात करें, आईसीटी की, इस बार कई सारे पेपर्स में, कई सारे शिफ्ट में सिर्फ कंप्यूटर के 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन लॉजिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो एक अवधारणा है कि सारे टॉपिक से 5 5 क्वेश्चन आएगा, जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है पहली बार ऐसा देखा गया है 2021 के नेट में कि इस बार क्वेश्चंस 5 5 हर टॉपिक से नहीं रहे हैं। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहा है और रहेगा, डीआई से 5 क्वेश्चन रहता है और रहेगा। अभी तक तो यही रहा है, आगे भी यही रहने की संभावना है। तो खासकर ह्यूमैनिटीज के बच्चों की बात करें तो वो लोग मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है उसको अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल शब्द भाषा में, मैं आपको सिखा दूंगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग आप कैसे कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो खासकर जो ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, लिटरेचर के बच्चे हैं वो डीआई से बहुत भागते हैं। उन्हें लगता है कि 5 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो आपका लेवल है वो बहुत हाई नहीं होता। जो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो क्लास फर्स्ट से आप पढ़ते आ रहे हैं वही सारा पैटर्न आपका रहता है, लेवल रहता है। डीआई में भी वही लेवल है, कोई बहुत हाई लेवल नहीं रहता। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको जोड़ करना आता, घटा करना आता है, गुना आता है, भाग आता है, टेबल्स आते हैं 2 के, 3 के, 4 के, जो बेसिक होता है, जो आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है, तो मैं समझता हूं मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई को भी मैं ऐड कर रहा हूं। डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे। 100 मेरी आवाज आ रही है ना जी? अभी आ रही है सर, बीच में कट गई थी। सर जी आवाज नहीं आ रही है। ये शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। राहुल ठीक है, महोदय, ठीक आपकी है। आवाज तो नहीं आ रही है। तो पुनः जुड़ रहे हैं तब तक। जी चलिए। हाँ हाँ। हाँ, तो
ये कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, पुनः आवाज नहीं आ रही है। तो जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा नेटवर्क है। तो मैं गाइज आपको अब नहीं होगी। मैं आपको ये कह रहा था कि जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक है उसमें क्या हमें पढ़ना है बेसिकली, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और आप, क्योंकि गाइज ये मैथ्स का टॉपिक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें, ताकि आप, क्योंकि गाइज इसमें आपको इंटरेक्शन करना होगा मेरे साथ। ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूंगा और आप चीजों को समझ लेंगे, है ना। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपका पार्टिसिपेशन हो, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। गाइज आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं। मैथमेटिकल रीजनिंग हमारा यूनिट नंबर 5 है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले गाइज टाइप्स ऑफ रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग के टाइप्स में क्या है, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, जो हमारा यूनिट नंबर आई थिंक 6 है, अगला यूनिट है, तो ये हमें इसमें नहीं पढ़ना। दूसरा हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, जो हमें पढ़ना है, जो मैं आपको आज बताऊंगा। सर इनको फुल कीजिए, फुल कीजिए, ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से देख लेंगे। पूरा क्या पढ़ने आप के दिख लिए रहे हैं? चैट बॉक्स में डाल दिया है। ये दिख रहा है सर अब? सर यू कैन ऑल्सो रोटेट द स्क्रीन एज वेल ना, तो बड़ा हो जाएगा फिर ये, आई गेस। नहीं, आप अपने स्क्रीन को भी बड़ा कर सकती हैं, वहां पे ऑप्शन होता है, आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करें, वो बड़ा हो जाएगा आपके स्क्रीन, सभी के स्क्रीन में हो सकता है वो। ठीक है, यस सर इट हाँ इज। हाँ, वो आप में हो सकता है, कट आप रहा है थोड़ा सा, फिर बड़ा करने जी पे। जी, वो आप खुद से कर सकती हैं वहां पे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं गाइस। जो रीजनिंग होता है दो तरीके का होता है, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग और एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक है, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं, वो हम कभी और करेंगे। आज का जो हमारा यूनिट है ये है यूनिट नंबर 5, इसको कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, नंबर सीरीज पढ़ना है आपने, लेटर सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, और ब्लड रिलेशन। तो गाइस 4 टॉपिक आपको करने हैं, और इस 4 टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन 110% एनटीए नेट आपसे पूछेगा। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेटर सीरीज का कभी आता है कभी नहीं आता है, ब्लड रिलेशन का भी आने की संभावना होती है, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 4 टॉपिक हैं, और ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल के टॉपिक हैं, बहुत ही सरल टॉपिक हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप ये कवर कर सकते हो। इसके साथ ही गाइज, अब एनटीए एग्जाम करा रहा है, मैंने आपको बताया, तो कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट हुई हैं, शामिल हुई हैं समय के साथ। जैसे अब हमें मैथ्स में फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, समय और दूरी जिसको टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात का प्रश्न आता है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत का क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि, और इंटरेस्ट तथा एवरेज औसत। तो ये सारे जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये सारे हमारा एनटीए नेट रीजनिंग का सिलेबस है। इतना आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है कवर करना है, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस। आपको सिलेबस का जब आइडिया लग जाता है तो आपको पता लग जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 50% जो आपकी तैयारी है वो सिलेबस जानने मात्र से हो जाती है, क्योंकि आपका एक आइडिया बन जाता है कि मुझे ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत जरूरी है। अब आ जाइए गाइज, मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो नंबर सीरीज है उसमें कुल 8 तरीके के प्रश्न आते हैं, और वो 8 के 8 तरीके का प्रश्न मैं आपको बताऊंगा अभी। आप अपने पास कॉपी पेन रखें, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लिखोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करें। गाइज देखिए, पहला जो नंबर सीरीज का पैटर्न है वो आता है प्राइम नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसी कई सारी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं।
ठीक है। तो गाइस प्राइम नंबर का मतलब वो होता है जो सिर्फ अपने आप से कटे, सब सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो, दूसरे से वो नहीं हो। तो एक पैटर्न ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस आप देखें क्वेश्चन, आप बता सकते हो इसका आंसर कोई भी जल्दी से। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, क्या होगा इसका आंसर? 31 31 सर 31 सर। 31 क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक पैटर्न हो गया, लिख लीजिए, प्राइम नंबर का पैटर्न होता है जिसको हम हिंदी वाले बच्चे कहते हैं अभाज्य संख्या श्रृंखला। ठीक है। दूसरा पैटर्न देखिए हमारे पास होता है एडिशन सीरीज यानी कि जोड़ श्रृंखला। गाइस देखिए एडिशन सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एडिशन सीरीज या जोड़ श्रृंखला में क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच कितने का जोड़ है, कितने का अंतर है, वो हम देखते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जोड़ श्रृंखला यानी कि चीजों को हम ऐड ऑन करेंगे। आप देखो यहाँ पे संख्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14। कोई बता सकते हैं उत्तर क्या होगा? 16 सर बहुत ठीक है, माइक को म्यूट कर लें, बोलने के बाद तुरंत माइक आपका म्यूट हो जाएगा। क्या बात है। तो देखिए गाइस दूसरा जो पैटर्न आएगा आपके एनटीए नेट में, ये तो मैंने एग्जांपल मात्र दिया है, तो 2 का अंतर है, ये तो बहुत आसान है। हो सकता है कि एग्जाम में आपके 10 का अंतर, 8 का अंतर, 15 का अंतर, कभी कभी 50 मतलब 50, 70, 80 इतने का भी अंतर आता है। तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। ये एक हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण मात्र है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ कभी नहीं आता है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो लेवल यही रहता है। तो गाइस आप देख सकते हैं 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर है, 8 और 10 के बीच में भी 2 का अंतर, 10 और 12 में 2 का अंतर, 12, 14 में 2 का अंतर। तो भैया 14 के बाद 2 16 होता है, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो है जोड़ श्रृंखला का, लिख लीजिए। तीसरा पैटर्न आइएगा, इस तीसरा पैटर्न है हमारा घटाना श्रृंखला। इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं डिफरेंस सीरीज, हिंदी संस्कृत में घटाना श्रृंखला आप इसको कह सकते हैं। ये भी गाइस एडिशन जैसे जोड़ होता है तो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि कितना का अंतर। तो आप देखिए यहाँ पे 50 है, 46 है, 42 है, 30 आंसर 30 आए 30 कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 4 का अंतर है सर 4 का अंतर क्या बात है, ठीक है ठीक है, 4 का अंतर है। तो गाइस देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे संख्या को क्या करना है, घटाना है। 50 से 46 में 4 का अंतर, 46 से 42 में 4 का अंतर, 42 से 38 में 4 का अंतर, 38 से 34 में 4 का अंतर। अब मैं आपको, माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आंसर देने के बाद माइक म्यूट कर ले प्लीज। गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये उदाहरण है, हो सकता है एग्जाम में 11 का अंतर हो, 13 का अंतर हो, 17 का हो, 19 का हो, 35 का हो, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है कि ये एक पैटर्न है। तो क्वेश्चन जब आए तो एक बार इसको चेक जरूर करना है कि क्या ये पैटर्न हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया घटाना श्रृंखला। चौथा आ जाइए गाइज गुणज श्रृंखला, जिसको कहते हैं मल्टीपल सीरीज। गाइज मल्टीपल सीरीज में क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि आप सभी ने प्राइमरी क्लासेस में, प्राथमिक कक्षा में 2 का टेबल, 3 का टेबल, पूरा 19, 20 तक हम लोग रट लेते हैं। तो यहां पे आपको वो काम आएगा। मल्टीप्लाई सीरीज में क्या है कि आपको देखना है कि किसका मल्टीपल है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 6, 18, 72, क्या होगा इसका उत्तर, कोई बता सकते हैं? 72 into 5। बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब सभी लोग 360 सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सभी लोग एनटीए नेट क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि बेसिक आपका क्लियर है। देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72। तो गाइज पहले गुना 2 हुआ, फिर गुना 3 हुआ, फिर गुना 4 हुआ, तो अगला गुना 5 होगा। तो 72 को 5 से करेंगे तो 360 आंसर हो गया। अब गाइज एग्जाम में हो सकता है कि आपको गुना 10 का आ जाए, गुना 11 का आ जाए, गुना 9 का आ जाए। तो इतना आप लोग कैपेबल होने चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 19 या 20 तक का टेबल जो है आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, वो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको आना चाहिए। इससे आपको मैथ्स करने में बड़ा मजा आएगा। 5वां पैटर्न गाइज डिवीजन सीरीज यानी कि भाग श्रृंखला। भाग श्रृंखला, आप सभी को भाग देने आता है। इसमें गाइज हम लोग ये देखेंगे कि जितनी संख्याएं सीक्वेंस में हैं, क्रम में हैं, वो कितने से भाग हम उसको दे पा रहे हैं।
जैसे आप देखिए पहला है 5,000, दूसरा है 1,000, फिर है 200, फिर है 40। आप कोई आंसर इसका बता सकते हैं? 8 8 ठीक है 8 ऑप्शन बी सर। ठीक है, माइक को म्यूट कर ले। नहीं 5 ठीक है, माइक को म्यूट कर ले। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स का क्लास है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप 10 बार पूछ सकते हो, ठीक है? तो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे देखिए गाइस, पहला जो संख्या है वो है 5,000, दूसरा 1,000, फिर 200, फिर 40। यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है मैंने। 5,000 और 1,000, यानी कि ये बताइए, आप बता सकते हो 5,000 को 1,000 से कट करोगे कितने बार में जाएगा? 5 बार। 5 बार में। फिर 1,000 को 200 से कट करिए, कितने बार में जाएगा? 5 200 को 40 से कट करिए, कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 बार में जाएगा, लेकिन ठीक है 5 बार में जाएगा ना। फिर 8 मल्टीप्लाई 5 है, 8 पंजे 40, तो 8 8 आंसर 40 8 पंचे 40 है, तो उस तरीके में भाग कर देंगे 8 आ जाएगा। सर फिर हम ये देखेंगे कि 40 को हम किससे काटे कि वो 5 बार में कटे। तो ये 8 से नेक्स्ट नंबर देखेंगे जो 40 को डिवाइड कर हमें ये सोचना होगा कि 40 को हम किससे काटे कि वो 5 में कटे। तो 8 से काटेंगे तो 40। एग्जैक्टली देखिए कितनी माइन्यूट चीज है, और इनको पकड़ लिया इन्होंने। तो गाइस देखिए सारे 5 से कट रहे हैं। 5,000 से 1,000 5 बार में गया, 1,000 से 200 गया, तो ऐसा आप 5 से कट करोगे। जब 40 को 5 से डिवाइड दीजिए तो क्या होगा? 8 आंसर होगा। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। जो लोग 5 कह रहे हैं वो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो पूर्णतः गलत है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो इसका सही उत्तर जो है वो 8 आएगा, क्योंकि लगातार हम देखिए 5 से डिवाइड दे रहे हैं गाइस। 5 से 5,000 को 5 से डिवाइड दिया, 1,000 को फिर 5 से डिवाइड दिया, 200 को 5 से भाग दिया तो 40 आया। तो 40 को भी 5 से भाग दीजिए तो 8 आएगा। 5 8 40, तो 8 इसका उत्तर होगा। कुछ हमारे साथी 5 कह रहे हैं, तो मैं उनको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप 100% रॉन्ग हो, लेकिन इस ऑप्शन और क्वेश्चन के तरीके के अकॉर्डिंग आपका उत्तर 8 आना चाहिए। ठीक है, बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये डिवीजन सीरीज है। ठीक है, अब जब आप एनटीए में बैठोगे तो क्वेश्चन हो सकता है कि, अब ये तो चलिए सिंपल एग्जांपल मैंने आपको पुट किया, हालांकि क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको 19 का रहे, 20 का रहे, 21 का रहे, 30 का रहे। तो वो सिंपल एक कैलकुलेशन है जो कि आपको माइंड में थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 5-10 मिनट, कम से कम 1 घंटा अगर रोज मैथ्स बनाओगे रीजनिंग का, डीआई का, तो आप निश्चित रूप से बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे 1 से 2 महीने के समय में। चलिए अगला पैटर्न गाइज आपके स्क्रीन पे है। देखिए अगले पैटर्न में क्या है, इसको कहते हैं एन स्क्वायर सीरीज। एन स्क्वायर सीरीज का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम स्क्वायर के टर्म में बढ़ते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छाक 36, 7 7 जा 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 के 100। तो स्क्वायर हो रहा है सर यहाँ पे। हाँ जी, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। हाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ 81 होल स्क्वायर हो रहा है सर, होल स्क्वायर हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81। हाँ नहीं ठीक है, मैं आपके उत्तेजना को मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए, ताकि हमारे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको हो सकता है जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आए। तो एक बार मैं कंप्लीट करूं, फिर आपको ही बोलना है, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेशन आपका ही होना है, क्योंकि ये रीजनिंग का क्लास है, तो मेरे से ज्यादा आप ही बोलोगे। लेकिन थोड़ा एक बार कंप्लीट करने देंगे, फिर बोलेंगे तो सभी साथी हमारे समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, 9 है, 16 है। तो देखो पहला 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए बनाया हुआ है मैंने। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 9 क्या हो गया? 81। किन्हीं को डाउट है तो बताएं, कोई भी हमारे। सर ये क्वेश्चन प्लस में भी आ सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 4 और 9 के बीच में 5 का गैप आएगा, 9 और 16 के बीच में 7 का गैप आ रहा है। अगर कंटिन्यू हम गैप का 4 का किए जा रहा है तो इधर भी 81 आ जा रहा है, यानी प्लस में भी गैप आ रहा है। मेरी यानी 2 तरीके से क्लियर हो रहा है। बिल्कुल देखो देखिए
यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो एक क्वेश्चन को पता नहीं, हो सकता है 50 तरीके से बना डालो। अभी तो मैं आपको बस पैटर्न बता रहा हूं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो इस क्वेश्चन को हो सकता है 10 तरीके से आप बना दो, है ना। लेकिन अभी तो मैं पैटर्न मात्र बता रहा हूं कि ये भी एक तरीका है। बाकी आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स में कोई एक तरीका नहीं होता, 100 तरीके होते हैं। तो आप जो कह रही हैं वो उससे मैं सहमत हूं, लेकिन ये एक पैटर्न है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि गाइस एक चीज समझिए कि ये तो चलो मैंने सिंपल एग्जांपल कोट किया है, तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले महोदय, ये मुझे समझ में नहीं आया है। हाँ मुझे भी देखिए, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा मैथ जी। काफी वीक है। नहीं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसलिए मैंने कहा कि कॉपी और पेन अपने साथ में रखें। जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको कॉपी पे नोट भी करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए 4 जो है मैडम, यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4 होता है। 9 किसका स्क्वायर है? देखिए आप नीचे बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। 3 गुना 3 लिखिए कॉपी में। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4 गुना 4 16 होता है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 25 होता है। करते जाइए कॉपी में जल्दी से। 36 किसका है? तो 6 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 गुना 7 49 होता है। 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का, 8 इंटू 8 64 होता है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, 9 9 जा 81 होता है। तो गाइज आप देखो एकदम क्रमशः है, 2 3 4 5 6 7 8। तो अगला क्या है? 9 का स्क्वायर। तो 9 9 जा 81। यहाँ पे बस अंतर इतना है कि ये स्क्वायर सीरीज है, इसलिए देखो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने बता दिया ये एन स्क्वायर सीरीज का पैटर्न है। इसमें स्क्वायर करोगे आप, है ना। इसके लिए क्या है कि आप कॉपी में लिख लीजिए इसको थोड़ा माइंड में रखिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ये लिखिए कॉपी में तेजी से, ये मैथ्स है, थ्योरेटिकल नहीं है। आपको सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा साथ के साथ। नोट करिए कॉपी में, ठीक है। तो कम से कम गाइज मैं आपको सलाह दूंगा कि 20 का स्क्वायर टिल 20 का जो स्क्वायर है वो याद कर लीजिए, दिमाग में रहना चाहिए। जैसे 10 तक का मैंने बता दिया, ऐसे ही 11 का 121 होता है। 11 गुना 11 121। 12 गुना 12 आपका मुझे लगता है कि 244 होता है। सॉरी 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। 169 होता है। फिर 14 का 2 कितना होता है? 14 का 196 होता है। हाँ 15 का 225 होता है। तो इस तरीके से आप पूरा नोट कर लीजिए। कम से कम 20 का, 20 गुना 20 400 होता है ना। 19 का 371 होता है। तो इस तरीके से पूरा 20 तक लिख लीजिए, उसके दिमाग में रखिए, आपके बहुत काम आएगा रीजनिंग में, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर सीरीज के क्वेश्चंस हैं जी। कोई डाउट है तो पूछिए। समझ गई महोदय। अब देखिए दूसरा पैटर्न, लिखते जाइए साथ के साथ, एकदम लिखते जाइए इसको। जो हमारा 7वां पैटर्न है वो है हमारा एन स्क्वायर प्लस 1 या कभी एन स्क्वायर प्लस 2 3, उससे क्वेश्चन आता है। यानी कि एग्जाम्पल के, देखिए एग्जाम्पल से समझिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन आपका है यहाँ कोई, देखो आप 26 37 50 65 और 82 और फिर है क्वेश्चन मार्क। अब आप देखोगे यहाँ पे कि रिलेशन आप फाइंड करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। कोई बता सकते हो कि क्या होगा इसका उत्तर? सर यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा फिर +1 हो जाएगा। सर एक तो ये हो जाए, इससे बनेगा, और एक इन सब के बीच में अंतराल ढूंढेंगे तो 11 13 15 ऐसे करके आएगा। फिर उसके बाद 2 2 का अंतराल आ रहा है सर। 2 2 का अंतराल है, लेकिन अगर हम इसको एन स्क्वायर प्लस 1 से भी बनाए, हाँ जी सर, ऐसे भी इसमें स्क्वायर करके +1 ऐड किया जाएगा सर। जी सर, 10 का स्क्वायर करके प्लस दोनों तरीके से -1 होगा सर। ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी लोग, ठीक है, कॉपी पेन पे आप देखिए गाइस 26 है तो 26 को आप क्या करते हो? 25 25, तो 25 में 1 जोड़ दो, 26 हो गया। 37 है तो 37 छछाक 36, 6 6 36 +1 37 हो गया। 50 है तो 50 49 के करीब है, तो 7 7 जा 49 +1 50। 65 है तो 8 8 64 +1 65। 82 है तो 9 9 81 +1 82। और
अगला हमारा क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर पहले हुआ, फिर 6 का हुआ, 7 का हुआ, 8 का हुआ, 9 का हुआ, तो अगला क्या होगा बताइए? 5 6 7 8 9 10 के स्क्वायर तीन का, तो 10 10 नहीं के कितना स्क्वायर होगा? प्लस 1। हाँ 10+1। तो गाइज आपने जो क्लास 2 3 में मैथ्स पढ़ा है, जो क्लास 5th तक मैथ्स पढ़ा है, बस वही आता है रीजनिंग में। ये भ्रम है कि भैया रीजनिंग और डीआई बहुत टफ है। आप थोड़ा सा बेसिक को समझोगे तो सारे क्वेश्चन आप जेआरएफ के लेवल का बना डालोगे। आप देखिए, तो इसको अब दूसरी बात ये हुई कि अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, तरीका है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक प्रश्न को बनाने का 10 तरीका हो सकता है क्योंकि ये मैथ्स है, लेकिन मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं कि ये भी एक पैटर्न है, आप अपने दिमाग में रखो। क्योंकि कई बार क्या है कि जब आप डिफरेंसेस के माध्यम से बनाओगे, डिफरेंस के बेसिस पे अंतर निकालोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है वो डिफरेंस सेट ना हो, वो डिफरेंस फिट ना बैठे। इस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला भी लगाना है, तो ये आपके संज्ञान में होना चाहिए कि नंबर सीरीज का ये भी वन ऑफ द पैटर्न है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, किसी को डाउट है किन्हीं को तो बताएं इस पैटर्न में। नो सर। अब देखिए आठवां जो हमारा पैटर्न जो क्वेश्चन आता है जेआरएफ में, वो n² -1 या फिर n² -2 3 4, मतलब स्क्वायर करके -1 का 2 का कुछ भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको बनाइए आप 3 8 15 24 35, इसको ऊपर वाले फॉर्मूला से बनाइए। क्या होगा इसका 7 आंसर? के स्क्वायर -1 48। हाँ, अब मेरी बात को समझिए, जिनको नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 35 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो भैया 3 जो है ये 4 के करीब है, तो 2 का स्क्वायर -1 लिखिए कॉपी में, 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 2 दूनी 4 -1 3 होता है। 8 जो है वो 9 के करीब है, तो 3 तिया 9 -1 8। 15 है तो 16 के करीब है, तो 16 किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 -1 15। फिर 24 है, किसके करीब है? 25 के। 25 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो स्क्वायर है 5 का, तो 25 25 -1। फिर 35 किसके करीब है? 36 के, क्योंकि 36 एक स्क्वायर है, किसका? 6 का। तो देखो यहाँ बनाया भी है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं है, देख सकते हो आप। 35 जो है 6 का स्क्वायर, 36 -1 35। तो देखो पहला 2, फिर 3 का स्क्वायर 4 5 6, तो अगला क्या होगा? 7 होगा। तो 7 का होगा सर। तो 7 7 जा क्या होता है? 49 -1 48 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये पैटर्न समझ लोगे आप तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भाई ये किस तरीके से बनेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा सेकेंड लास्ट, 9वां, जो टोटल 10 पैटर्न होता है, तो 9वां पैटर्न क्या है वो देखिए। गाइस आप सभी को क्यूब आता होगा, बचपन में जरूर आपने पढ़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि 2 का क्यूब क्या होता है? अगर 2 का क्यूब आपके 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का 4 का 64, 5 का 125। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा इस स्थिति में? 343। ठीक है, 343। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको क्यूब नहीं आता होगा, ये भी मैं मान रहा हूं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जिनको नहीं आता उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एनटीए जो है वो एक रफ सीट प्रोवाइड कराएगा एग्जाम में, और अभी तो आपके पास कॉपी पेन है ही, तो आप अपने रफ सीट पे वहां पे मान लीजिए आपको 4 का क्यूब नहीं आता है, तो कॉपी पे करिए उसको 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3 का क्यूब करिए, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 5 का क्यूब करिए, 5 × 5 25, फिर गुना 5 125। तो कॉपी पेन का इस्तेमाल आपको पूरा करना है, और यही मंत्र है। जितना ज्यादा कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपकी जो है इसमें अप्रोप्रिएटनेस, उतनी फ्लुएंसी आपकी आएगी। सर जी जितने अंक होंगे उतने बार गुना करना है? हाँ बिल्कुल। जैसे मैडम 3 का नहीं, ये क्यूब है, 3 का क्यूब मतलब 3 बार गुना करना है।
4 का क्यूब मतलब 3 बार 4 को गुना करना है। 5 का क्यूब मतलब 3 बार 5 को गुना करना है। 6 का क्यूब मतलब 3 बार 6 को गुना करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 है पावर, तो 3 बार बस। ऐसा नहीं है कि 6 है तो 6 बार गुना कर देंगे, ऐसा नहीं, 3 बार। देखिए ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार गुना करना है सभी को, 3 बार, 3 बार। ठीक है। 8 का क्यूब क्या होता है बताइए, 8 का क्यूब कोई बता सकते हो क्या? 512 512 9 का क्यूब क्या होगा? 9 का 729 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 ठीक है। 11 का 1331 ठीक है। तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल रटा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ जिनको नहीं, जिनसे मतलब रटा हुआ नहीं है, तो वो कॉपी पेन पे सॉल्व करिए। 11 गुना 11 सॉल्व करिए, 1 सेकंड लगेगा। फिर जो आएगा 121, फिर 11 से गुना करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए जो इसका लास्ट पैटर्न है गाइस, लास्ट पैटर्न नंबर सीरीज का हमारे जेआरएफ के सभी अपना म्यूट रखेंगे सभी अन्य व्यक्ति। के लिए जो है वो देखो है इसको, ये आपकी वॉइस नहीं आ रही है। राहुल महोदय, ये उनके साइड में कदाचित नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, इस कारण से दिक्कत आ रही है। राहुल महोदय, एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होंगे प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है। जी सर अभी आई आपकी आवाज। 9:15 तक कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे राहुल जी, प्लीज। नहीं, बिल्कुल मैं कर दूंगा सर, असल में बिल्कुल कर दूंगा। ये गाइस देखिए जो हमारा अंतिम पैटर्न है ऑल्टरनेटिंग सीरीज का, आप लोग एक बार कॉपी में लिख लें। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब होता है गाइस एक छोड़कर एक, मतलब ऑल्टरनेट। आप लोग क्लासरूम में कई बार कहते हो ना कि बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठ जाइए। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे, आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या कोई? फिर मैं समझाऊंगा। 24 25 होगा सर 25 4 होगा सर। ठीक है, 25 होगा सर। ठीक है 24 24 ठीक है। देखते हैं क्या है इसका। देखिए गाइज यहाँ पे ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि 9 12 13 10 17 8 21 और 6, और फिर है क्वेश्चन मार्क, हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ क्या करेंगे, 9 और 12 के बीच हम रिलेशन नहीं देखेंगे, हम 9 और 13 के बीच देखेंगे, 12 और 10 के बीच देखेंगे, 13 और 17 के बीच देखेंगे, 10 और 8 के बीच देखेंगे, 8 और 6 के बीच देखेंगे। समझ रहे हैं? ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक। तो 9 और 13 के बीच क्या रिलेशन है बताइए? 4 + 4 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस। 12 और 10 के बीच कितने का अंतर? -2 13 और 17 के बीच कितने का अंतर क्या है? 4 10 और 8 के बीच -2 17 और 21 के बीच, 4 8 और 6 के बीच, -2 21 में 4 जोड़िए ना, क्या होगा बताइए? क्या बात है, देखिए आ गया ना पकड़ में। ठीक है, माइक को म्यूट कर रहे हैं आप लोग, आंसर देने के बाद माइक म्यूट हो जाएगा आपका। तो 21 और 4 25 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये नंबर सीरीज के 10 पैटर्न हैं। आज हमारे पास समय कम है इसलिए मैं पैटर्न बता रहा हूं। अभी आपको कम से कम मैं 50-100 क्वेश्चन दूंगा पीडीएफ, वो सॉल्व करोगे आप। ये सारे 10 के 10 पैटर्न पे सारे सॉल्व होंगे।
और ये 10 पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो नंबर सीरीज का 1 या 2 क्वेश्चन आपका नेट में आता है, वो आपका कभी नहीं छूटेगा, वो आप बना लेंगे। ठीक है गाइज, मैं समय ज्यादा ना लेते हुए किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरे टॉपिक को भी आज बता रहा हूं ताकि आपको एक संपूर्ण नॉलेज मिल जाए कि हम लोगों को किस तरीके से इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो गाइज पहला मैंने बोला था आपको नंबर सीरीज, उसके 10 पैटर्न आपको मैंने बताए, आशा करता हूं कि आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। दूसरा टॉपिक गाइज जो जेआरएफ में आता है, जो सबसे आसान टॉपिक है, उसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग। यानी कि इसमें हम लोग पूरा जो हमारा लेटर होता है, आप सभी को ABCD आता होगा, कोई ऐसे नहीं होंगे जिनको ABCD नहीं आता, तो ABCD जिनको आता है वो कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते उनको पैटर्न का पता हो कि कौन सा पैटर्न है। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि ABCD टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, है ना। तो गाइज अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में। अब क्या है गाइज, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें और कॉपी पेन पे जल्दी से लिख लें A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3। क्यों? क्योंकि ABCD में A सबसे पहला लेटर है तो A बराबर 1, B दूसरा लेटर है तो B बराबर 2, C तीसरा लेटर है तो C बराबर 3, D चौथा है तो D बराबर 4, और ऐसे करते करते पूरा Z बराबर 26 लिख लीजिए। आपको 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 2 सेकेंड में आप पूरा कोडिंग डिकोडिंग का एक पूरा मापदंड तैयार कर लेंगे कि भाई इस आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, दूसरा गाइज इसमें क्या है कि आप सबसे पहले प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। A से Z तक में आप 26 तक लिख लिया आपने। इसके बाद गाइज इसी को उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सीधा कैलकुलेट करें तो A 1 पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे और Z पूरा 26 पे। अगर हम इसको उल्टा लें तो हमारा A 26 पे आएगा, अगर यानी कि पीछे से लें तो A 26 पे, B 25 पे। तो ऐसे करके आपको गाइज ABCD जो पूरा है, अब आप देखो कि अब आपने कब ABCD पढ़ा और आपके नेट को क्वालिफाई करने में आपका ABCD मदद कर रहा है। तो हमने बचपन से अभी तक में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो व्यर्थ नहीं है, इवन ABCD भी आपकी मदद करेगा यहाँ पे। तो जिनको कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, जिनको 2 मार्क्स पक्का करना है वो ABCD के नंबरिंग पे पूरा ध्यान दें। बस कुछ नहीं करना, कॉपी में A से Z तक लिखो, सबका नंबरिंग दे दो, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4, Z बराबर 26, और उसको बिल्कुल माइंड में सेट करिए कि कौन सा लेटर जो है वो किस नंबर पे आता है। ठीक है, और इसके साथ ही गाइज यहाँ पे देखिए ऑपोजिट ऑफ ईच लेटर का मतलब ये है कि जब आप ABCD पढ़ लोगे, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि A का जस्ट ऑपोजिट क्या है लेटर में, तो आप क्या बताएंगे? जेड। देखिए क्या बात है। B का अगर ऑपोजिट पूछूं क्या बताएंगे आप? W सर। W या Y? वाई सर, वाई सर B का Y Y होगा ना, Z के पहले Y। C का अगर जस्ट ऑपोजिट पूछूं तो क्या बताएंगे? X। D का पूछूं? W है ना। देखिए मेरी हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी बात को समझिए, जिन भी हमारे साथी को प्रॉब्लम आ रही है बताने में, वो कुछ बात करिए, मैं कह रहा हूँ ABCD कॉपी में लिख लो जल्दी से, और A के नीचे 1, B के नीचे 2, Z के नीचे 26 तक लिख लो, आप सारे आंसर को दे पाओगे। ठीक है, अब गाइस देखिए इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि हम सभी लोग, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें अब मैं आपको ABCD आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आता है। अब इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो आप देख लीजिए। पहला जो पैटर्न होता है गाइस, उसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले जो है जिसको आप कहते हो लेटर की कोडिंग, पहला पैटर्न है लेटर की कोडिंग। लेटर क्या होता है? ABCDEFGH, इसको हम कहते हैं लेटर, अल्फाबेट के ये लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। अब इसका आंसर कोई बता सकते हो क्या? यहाँ देखो कोडिंग के लिए जी सर, EFGPEJMH। हाँ, तो देखिए गाइज आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि एक सर्टेन कोड में कोडिंग के लिए लिखा हुआ है DPEJOH। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, C के जगह पे D लिखा है, O के जगह पे P लिखा है, D के जगह पे E लिखा है, I के जगह पे J, N के जगह पे O और G के जगह पे H। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन
है ना, आपको दिख रहा होगा। तो देख बताइए कितने कितने का अंतर है, सी और डी में कितने का अंतर है? +1 है सर। +1 सर, +1 +1, क्योंकि सी के बाद डी। ओ और पी के बीच कितने का अंतर है? +1। डी और ई के बीच कितने का अंतर है? +1 मेरी +1। तो देखिए सभी के बीच में +1 का अंतर है, सी के बाद डी, ओ के बाद पी, डी के बाद ई। तो गाइज आप बताएं इसका डिकोडिंग के लिए क्या आंसर होना चाहिए? डिकोडिंग के लिए बताइए सर EFGHIJKOH। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, देखिए यानी कि गाइस डी के बाद क्या होता है? ई होता है। ई के बाद क्या होता है? एफ होता है। सी के बाद क्या होता है? डी होता है। ओ के बाद एम होता है। डी के बाद ई होता है। आई के बाद जे होता है। एन के बाद ओ होता है और जी के बाद एच होता है। आप सभी ने इसको बोला, सभी को एबीसीडी का ज्ञान है, तो करेक्ट आंसर है। तो पहला पैटर्न तो ये है, ठीक है, पहला पैटर्न तो ये है। लिखते रहिए कॉपी में, बहुत ही बहुमूल्य चीज आपको कम समय में बता रहा हूं, लिखते रहिए। दूसरा पैटर्न है सब्स्टिट्यूशन। गाइज कोडिंग डिकोडिंग में जो दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं वस्तुओं के नाम को। क्या, जैसे मान लीजिए कि आप में से किन्हीं का नाम राहुल है, तो राहुल को मैंने कहा जी आपका नाम आज से मैंने श्याम रख दिया। किसी का नाम श्याम है, मैंने कहा जी आज से आपका नाम राम। कोई राम है, राम को कहा जी आज से आपका नाम मेघदूत। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। आपका नाम बदल दिया कुछ समय के लिए, होता है ना नाम बदल देना, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गाइस आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन एक है कि व्हाइट को हम ब्लू कहते हैं किसी भाषा में। लिखिए कॉपी पे, व्हाइट इज इक्वल टू ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, तो ब्लू को हम रेड कहते हैं। रेड को हम येलो कहते हैं, येलो को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक कहते हैं, और ब्लैक को वॉयलेट कहते हैं, और वॉयलेट को ऑरेंज कहते हैं। तो बताइए ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा ऑप्शन देख करके? येलो। येलो हो जाएगा सर, येलो होगा। नहीं, पहले आप लोग ये बताइए कि ह्यूमन ब्लड का जो मानव का जो रक्त होता है उसका कलर क्या होता है, ये बताइए पहले। रेड कलर होता है और इसमें रेड को येलो कहा गया है। ठीक है, तो रेड को क्या कहा गया है क्वेश्चन में? सभी लोग बताएंगे रेड को क्या? येलो कहा गया है। पीला सर। ठीक है, तो रेड को येलो कहा गया है, इसलिए इसका आंसर येलो होगा। किन्हीं को डाउट है तो बताइए, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट है? ये पैटर्न ऐसा ही रहता है। सर येलो कैसे होगा, मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है मैडम, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड मतलब जो ह्यूमन में जो ब्लड होता है उसका एक्चुअल कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। अब मैडम आप क्वेश्चन को पढ़िए, रेड को क्या कहा गया है? आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए रेड इज कॉल्ड क्या है? रेड इज इक्वल टू रेड है। रेड को क्या कहा गया? येलो। तो येलो आंसर हो गया। बताइए डाउट है तो आ गया समझ क्यों रेड को येलो कहा गया? जी सर, है ना। तो देखिए इसका नाम क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। बस आपको माइंड यूज करना है, बहुत इजी होता है। तीसरा पैटर्न है ये, लास्ट पैटर्न आपको मैं बता रहा हूं, ये मिक्स्ड लेटर कोडिंग। गाइस इसमें क्या होता है? मिक्स्ड लेटर, है ना, यानी कि अक्षर को हम लोग मिश्रित कर देते हैं, मिश्रित अक्षर। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अक्षर को हम मिश्रित कर देंगे। आप सभी लोग कॉपी पेन पे लिखें, लास्ट है, समय नहीं लूंगा आपका मैं ज्यादा। देखिए यहाँ पे पहला है जैसे POD पॉड, NA ना, JOC, ये देख रहे हो कुछ अलग ही कोडिंग है। इसको आप ये सोचोगे कि भैया पोड का मतलब क्या होता है, तो ये पता नहीं कर पाओगे। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें ऐसे ही वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो देखो पोड ना जॉक का मतलब है वेरी ब्राइट बॉय, यानी कि बहुत ही तेज तरार लड़का। दूसरा है टाम नू पॉड का मतलब है द बॉय कम्स, यानी कि लड़का आता है। तीसरा है इसमें, हाँ एक सेकेंड रुक जाइए। तीसरा है नू पर टॉन का मतलब है कीप द डॉल, और जॉक टॉन सू का मतलब है वेरी गुड डॉल। तो ये कॉपी में आपको लिखना होगा गाइस, ऐसा नहीं है। देखो कुछ लोग तो पहले से पढ़ते हैं तो उनको पता होता है, जो बिगिनर्स हैं उनको कॉपी में लिखना पड़ेगा। पॉड ना जॉक, पॉड के नीचे वेरी, ना के नीचे ब्राइट, जॉक के नीचे बॉय, इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको आएगा समझ। तो कॉपी पेन का पूरा यूज करिए, तब आपको मैथ्स और DI आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ब्राइट इन द सेम कोड लैंग्वेज, यानी कि आप बताओ। ना फोर ऑप्शन फोर, एन ए ना।
क्या बात है ऑप्शन 4 सर। सर ऐसे कैसे? हाँ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सर सुनिए। इसमें वो करेंगे ना, जो जो मिल रहा है उसको पहले हटाएंगे तभी तो हाँ होगा उसको, हाँ हटाएंगे तो हटाइए ना, क्या दिक्कत है। जैसे पहला देखिए मैडम, हमारा है पॉड ना जॉक, है ना, पॉड ना जॉक, इसका मतलब है वेरी ब्राइट बॉय, ठीक है। अब आप देखिए पॉड और ना को ढूंढिए, देखिए दूसरे में देखिए पॉड है, दूसरे में देखो टाम नू पॉड, तो द बॉय कम्स है, यानी कि पॉड का मतलब क्या हो गया, बॉय हो गया, क्योंकि टाम और नू पहले में नहीं है। समझिए मेरे बात को, लिखिए कॉपी पे, जी पॉड सर, का ना मतलब, का कहीं किसी और सेंटेंस में नहीं हाँ है, इसलिए ना का ही। तो पॉड के मतलब क्या हो गया, बॉय हो गया, तो पॉड इज इक्वल टू बॉय लिख दीजिए, ये कट गया। अब आ जाइए मैडम, दूसरा है हमारा जॉक, चौथे में आइए, देखिए चौथे में है जॉक टॉन सू, चौथे में जॉक टॉन सू, इसका मतलब क्या है, वेरी गुड डॉल। तो जॉक का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी, क्योंकि यहाँ पे वेरी ब्राइट, तो वेरी वेरी कट गया, यहाँ पे क्या बचा, पीओडी पॉड बचा बस, ना और जॉक तो एक सेकेंड, पॉड और जॉक कट गया, बस क्या बचा, ना, एन ए ना, तो ना का मतलब क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ठीक है। मतलब आपको ये पूरा कॉपी पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, बस एक सेकेंड लूंगा, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। पॉड ना जॉक, पीओडी पॉड, एन ए ना, जेओसी जॉक का मतलब है वेरी ब्राइट बॉय। टाम नू पॉड का मतलब है द बॉय कम्स। नू पर टॉन का मतलब है कीप द डॉल। जॉक टॉन सू का कोड है वेरी गुड डॉल। आपको पूछा है कि ब्राइट का मतलब बताइए, तो ब्राइट के लिए आप देखो, पहला में है पॉड ना जॉक, तो इतना तो पता लग गया कि ब्राइट के लिए या तो पॉड आएगा, या तो ना आएगा, या तो जॉक आएगा, इतना तो क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेरी ब्राइट बॉय के लिए पॉड ना जॉक का यूज है। अब आप देखो 2, 3, 4 में ढूंढो, तो गाइस दूसरे में देखिए टाम नू पॉड का यूज है, टाम नू पॉड, तो पहले और दूसरे को मैच करिए, पहला है वेरी ब्राइट बॉय और दूसरा है द बॉय कम्स, तो बस बॉय बॉय मिल रहा है, बस बॉय बॉय कॉमन है, तो बॉय बॉय को कट करिए, यानी कि पॉड का मतलब बॉय हो गया, पॉड का मतलब बॉय हो गया। अब आ जाइए चौथे में, चौथे में देखिए है जॉक टॉन सू, जॉक टॉन सू, यानी कि वेरी गुड डॉल, तो पहले और चौथे को कंपेयर करिए, तो वेरी गुड डॉल, यानी कि वेरी वेरी कट गया, यानी कि वेरी का मतलब क्या हुआ, जॉक, जेओसी वेरी के साथ चला गया, तो पॉड और जॉक कट गया, क्या बचा, ना, एन ए ना, तो ना का मतलब क्या हो गया, ब्राइट हो गया। तो ये तो गाइस देखिए मैंने वर्बली आपको समझाया, थोड़ा सा कॉपी पेन पे लिखोगे तो सेकंड भर के अंदर आप मतलब चुटकी बजाते हुए आंसर दे दोगे, है ना। ये तो वर्बली बता रहा हूं, लेकिन आप कॉपी पेन थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सेकंड भर का बात है, आप दे देंगे, ठीक है। सर हम लोग क्लास को कंक्लूड यहीं पे कर दें, या मतलब और भी समय है हमारे पास? कंटिन्यू, ये कंक्लूड कर दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको जो हमारे टॉपिक्स हैं, देखिए सर ये वाली हल को पुनः दोहराएं। अच्छा, देखिए ये जो प्रश्न का होता है मैडम, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, है ना, जैसे 3 वर्ड्स हैं, उसके लिए जो यूज किया हुआ है वो कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा, उसको लिखने के बाद आपको वो कट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल कर, मैं ये पीडीएफ साझा करूंगा आदरणीय सर के साथ, तो सर आपको भेजेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ। अंत में जो कंक्लूड करते वक्त मैं आपको आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें कुल मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए, और मैथ के भी करीब 4-5 टॉपिक्स हैं। और गाइस जो लोग रीजनिंग को बहुत अच्छे से करते हैं, उनको डीआई में कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, डीआई में कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, रीजनिंग के रास्ते ही डीआई में एंटर करोगे आप, तो जो रीजनिंग बना लिया वो डीआई मतलब इस तरीके से बना सकते हैं आप। तो रीजनिंग बनाओगे तो आपका सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा, आपका 5 दूनी 10 तैयार हो रहा है, क्योंकि डीआई में भी आपको यही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ लोगे तो डीआई अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बस उसको जाके सॉल्व करना है ना। तो ये दोनों है, 5-5, 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, 10 दूनी 20 नंबर आप जेआरएफ पा सकते हो। अगर ये 10 नंबर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया तो आपका जेआरएफ 110% जेआरएफ विल बी योर्स। और ये बहुत ही सिंपल है, आप अगर रेगुलर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप हर दिन 1.5 घंटे पेपर 1 और 2 से 3 घंटे पेपर 2 पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप नेट तो कर ही लेंगे, जेआरएफ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन कम से कम 1.5 घंटे पेपर 1 और
कम से कम 3 घंटे पेपर 2 आप पढ़िए, तो ये कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे तो पेपर 1 आपका, मैं समझता हूँ रोज 1.5 आवर्स इज लाइक मोर देन एनफ। तो ऐसा अगर आप 3-4 महीने तक लगातार करते हो तो निश्चित रूप से जेआरएफ आपके हाथ में होगा, कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग जेआरएफ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्र को और अपने वाणी को विराम देता हूं। आशा करूंगा कि सर मुझे अगर और मौका देंगे तो मैं पूरा रीजनिंग और डीआई आपको पढ़ा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मौका देने के लिए। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल महोदय। वस्तुतः शाकुंतलम में हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभ में, जब वह नटी गीत गाना प्रारंभ करती हैं तो ऐसा होता है जो कि वह सूत्रधार पूर्णतः खो जाता है उसमें, और वही आपने किया जो कि मुझे यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की बात ध्यान में आ गई। जब लॉजिक हम लोग हल करते थे तो उसमें जो स्थिति होती थी, समय का बोध नहीं रहता था, लेकिन चूंकि हम तो यहाँ पर कटिबद्ध हैं समय को लेकर के, इस कारण से हमें मध्य में हमें समापन करना होता है। तो इस कारण से हम ने व्यवधान किया आपके निरंतर चर्चा में, लेकिन ये व्यवधान नहीं है, ये तो प्रारंभ है, और मैं आशा करता हूं कि आगे हम लोग निरंतर रखेंगे इन बातों को। तो अंत में जो एक प्रक्रिया है उसके तहत मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूं। ये जो सत्र आज आयोजित किया गया था, जिसमें कि मुख्य रूप से मुख्य प्रशिक्षक के रूप में राहुल मिश्रा जी यहाँ पर रहे हैं, और इनके साथ साथ प्रारंभ में जो हमारे अभिप्रेरक के रूप में हमारे विभागाध्यक्ष महोदय यहाँ पर आए और हम लोगों को आशीर्वचन दिया, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात रही। हमने प्रारंभ में ही राहुल महोदय से निवेदन किया था कि आप आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न 41 यूनिवर्सिटीज के 237 बच्चे यहाँ पर हैं, और बच्चों का यहाँ पर बार बार यह रहा कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर मैं खेद व्यक्त करता हूं, और साथ साथ यह कहता हूं कि आप समय की सीमा को ध्यान रखें, क्योंकि आपको मेल जो गया था वो अनिवार्य रूप से कह दिया गया था जो कि इतने बजे से इतने बजे तक ये व्यक्ति जुड़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये जुड़ेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं आपने व्यतिक्रम किया, इस कारण से आपको वो दिक्कतें हुई। इसके बाद हम साक्षात अपने विभागाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी वह यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों को आशीर्वचन दिया। यहाँ पर अनिल प्रताप गिरी महोदय जो भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त होते हुए, आज उनका गोरखपुर में भी कार्यक्रम था लेकिन वह व्यस्तता के कारण नहीं जा पाए, लेकिन और भी बहुत सारी बातें रही, लेकिन अल्प समय में मैंने उनको सूचित किया और फिर भी वो यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की और मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसके अनंतर जो साक्षात हम लोगों के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन में रहे ही हैं, तो इनका आभार व्यक्त करते हुए मैं इनको पुनः आमंत्रित पुनः जो है ये कह करके मैं आगे चलता हूँ। और यहाँ पर और भी हमारे बहुत सारे श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित रहे, जिसमें कि सरिता श्रीवास्तव जी और साथ में हम लोगों के जो निरंतर मार्गदर्शन करने वाले हैं और प्रेरक रहते हैं। ये यद्यपि अपने विभागीय कार्य में व्यस्त होते हैं उच्च अधिकारी होने के कारण, लेकिन फिर भी ये निरंतर हम लोगों के साथ रहे। इस मैथमेटिकल रीजनिंग के मध्य आप लोग उधर व्यस्त रहे, फिर भी ये साथ में हम लोगों के लिए रहे प्रेरक के रूप में, तो इसलिए इनका भी हम निश्चित रूप से आभारी हैं। साथ साथ जो निरंतर जो छात्र बने रहे, अर्थात 100 की संख्या लगातार बनी रही और बहुत सारे बच्चे प्रयास करते रहे, मैं उनको नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि सुबह 5:55 से पहले ये लोग उपस्थित हो जाते हैं और निरंतर हमारे साथ बने होते हैं, इसलिए मैं इनके लिए शुभाकांक्षी हूं मैं। और निश्चित रूप से जिसके लिए ये कटिबद्ध हैं, ये अपने जो गंतव्य है उस गंतव्य मार्ग से होते हुए उच्च स्थल को प्राप्त करें, और निश्चित रूप से यही हमारे भविष्य देश के कर्णधार हैं और यही आगे चल करके जो नीति निर्धारक होंगे, जो आगे के पीढ़ी को आगे ले जाएंगे।
इन्हीं पर अवलंबित है और इसी कारण से मैं निरंतर इनके लिए समर्पित रहता हूं और ये भी हमारे लिए उतने ही समर्पित रहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अंत में जो कार्यक्रम हमने तय किया था वह कार्यक्रम अपने समय से पूर्ण हुआ, यद्यपि चूंकि विषय ही ऐसा कुछ रहा जिस कारण से हम थोड़ा लगभग 10 मिनट करीब आगे बढ़े हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर समवेत रूप में सभी का जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे सहयोगी रहे, इस कार्यक्रम में हमें साथ दिया, उन सभी का मैं अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शांति मंत्र के साथ सभा का मैं समापन करूंगा। सभी को पुनः धन्यवाद और निरंतर जो छात्र हैं और इसके साथ साथ जो प्रशिक्षक हैं इनका डायरेक्ट हम एक किसी तरह से इनका एक स्थल पर जो इंटरेक्शन हो सके इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। और जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं साक्षात मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा जो है, इस ज्ञान परंपरा को जितना आप आगे ले जाएंगे, जितना और बेहतर तरीके से उपस्थापन करेंगे, जितना अपने आप को आप इस प्रतिस्पर्धा के युग में आगे ले जाएंगे, वह आपके लिए उपादेय होगा। और जब आप इन बातों को समझेंगे, समय सीमा को ध्यान में रखेंगे और अपना श्रम करते रहेंगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं इस सत्र को और सभी शांति मंत्र के साथ एक समवेत स्वर से इसकी संपूर्ण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। शांति शांति भट्ट जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। प्रणाम।